बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल। प्रोग्राम खेल विद इमरान सुहेल के साथ आपके सामने आज हाजिर हैं। और जिस तरह कि आपको पता है कि आज पाकिस्तान ने तारीख रकम की है और तकरीबन 20 साल 19 से 20 साल के बाद साउथ अफ्रीका को जो है वो सीरीज़ में शिकस्त देकर इस सीरीज़ के अंदर 2-0 से जो है वो सीरीज़ को अपने नाम किया, वाइट वॉश किया है साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका की टीम की अगर माजी की बात की जाए तो टॉप टीम्स में शुमार किया जाता है, लेकिन इस वक्त साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस से गुजर रही है और दोबारा से टीम जो है वो स्टैंड ले रही है। इतने बड़े नाम नहीं है जिस तरह से साउथ अफ्रीका में माजी में बड़े बड़े नाम हुआ करते थे और जो टीम थी वो परफॉर्मेंस करती थी और जहाँ भी जाती थी एक नाम हुआ करता था। स्पेशली अगर साउथ अफ्रीकन टीम की बात की जाए तो फील्डिंग के हवाले से जाना जाता था साउथ अफ्रीका की टीम को, लेकिन इस सीरीज़ के अंदर जितने कैचेस ड्रॉप किए साउथ अफ्रीका की टीम ने उसका सारे का सारा फ़ायदा उठाया पाकिस्तानी टीम ने। और पाकिस्तान टीम को बिलाशुबा ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक दो दफ़ा ऐसे मौके आए कि वो साउथ अफ्रीका की टीम के ख़िलाफ़ प्रेशर में है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी टीम ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। नए लड़कों के साथ, नए ओपनिंग पेयर के साथ, आबिद अली पुराने थे लेकिन इमरान भट्ट को मौका दिया गया और नुमान अली को मौका दिया गया। उन्होंने पहले मैच में परफॉर्म किया, दूसरे में नहीं किया। पहले मैच में फास्ट बॉलर ने परफॉर्म नहीं किया, दूसरे मैच में परफॉर्म किया। इस सारी बातों पर बात होगी। हमारे साथ हर बार की तरह मौजूद हैं होंगे काशिफ महमूद भट्ट, साबिक कप्तान पाकिस्तान जूनियर्स। लेकिन इससे पहले कि गुफ्तगू का आगाज़ करें, एक छोटा सा ब्रेक है, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आता है। बल्कि मैगनाजीन सीधे चलते हैं काशिफ महमूद भट्ट साहब के पास। भट्ट साहब, आपने जिस तरह से कल चौथा रोज अख्ताम पजीर हुआ और पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से प्रेशर था कि एक ही खिलाड़ी आउट था 129 के ऊपर, फिर सुबह आना था, लोगों के जो दिमागों में इबाम था कि शायद ये जो स्कोर है वो चेज होने जा रहा है, क्योंकि कल ही वेस्ट इंडीज ने बांग्लादेश को उनके घर में एक हाईएस्ट टोटल चेज किया चौथी इनिंग का, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना अब तक 395 रन चेज किए। तो लोगों को लगने जा रहा था कि शायद सेकंड रन जो है वो चेज होने जा रहे हैं, लेकिन आते ही सुबह जब हसन अली ने और शाहीन शाह अफरीदी ने एक ज़बरदस्त स्पेल किया और टीम को आउट क्लास कर दिया और नज़दीक भी नहीं आने दिया मैच के, तो क्या कहेंगे पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस के बारे में? और आप ख़ास तौर पर बड़ी तारीफ़ करते हैं बाबर आजम की। देखिए जी, सबसे पहले तो बात यह है कि अगर क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी या वो चीज़ देखी जाए ना, तो वाकई 5 दिन का हमेशा पहला घंटा, हर रोज़ का सुबह का पहला घंटा हमेशा कारआमद होता है, स्पेशली बॉलर्स के लिए। तो वही हुआ कि कल के वो एक अच्छा उनको स्टार्ट मिल गया था साउथ अफ्रीका को, लेकिन सुबह आते ही फ्रेश बॉलर्स आए, फ्रेश लेग्स थी और ख़ूबसूरत आगाज़ किया। और ख़ास तौर पे हसन अली की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। और यहाँ पे मैं ये कहता चलूँ कि ये जीत का क्रेडिट मैं 3 लोगों को दूँगा, कप्तान, वाइस कप्तान और चीफ सेलेक्टर को, क्योंकि इसमें मैं कोई क्रेडिट कोचिंग स्टाफ को बिल्कुल भी नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि साफ नज़र आ रहा है कि कोचिंग स्टाफ ने जो मैनेजमेंट मिलकर प्लान बनाया था कि स्पिनर का ट्रैक बनाया था, आउट तो फास्ट बॉलर कर गए हैं। तो लिहाजा मैं सारा क्रेडिट दूंगा बाबर आजम को, जिस तरह उसने बॉलिंग चेंज की, जो फील्ड प्लेसिंग की, और मोहम्मद रिजवान ने क्रूशल टाइम पे वाइस कप्तान और विकेट कीपर, जो हमें 10-15 साल बाद ऐसा विकेट कीपर मिला है जो पहले से लेकर 7वें नंबर तक बैटिंग कर सकता है, और उसने क्रूशल टाइम पे सेंचुरी स्कोर करके पाकिस्तान को वापस मैच में लेके आए। और एक प्रॉपर तगड़ा एक टारगेट, जिसको एक कहना चाहिए था जिससे पाकिस्तान एक सेफ एंड पे रह सकता था, वो मोहम्मद रिजवान ही की वजह से हमें वो साउथ अफ्रीका को हमने दिया। अच्छा, आपने अभी एक बात की, आप हमेशा से वकार यूनुस को बड़ा खींचते हैं, बड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ, लेकिन आज आपने कहा कि परफॉर्म जो है वो फास्ट बॉलर्स कर गए, विकेट स्पिनर्स की थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि वेस्ट इंडीज़ में जब हम जाते थे खेलने तो विकेट जो है तो डबल पेस हुआ करती थी,
यहाँ पे आपको लगा कि यहाँ फास्ट बॉलिंग कोच का या बॉलर का इतना कमाल नहीं है जितना देखिए विकेट जी, का कमाल है? मैं बिल्कुल इसका मेरे पास इसलिए मैंने ये सोच के ही मैंने कहा था और ये कहा था कि वकार यूनुस साहब बॉलिंग कोच अपनी लाइफ में कभी कभी नो बॉल नहीं किए। जितने नो बॉल इस टेस्ट मैच में नजर आए हैं वो मेरी समझ से बाहर है कि ये हो क्या रहा है। और दूसरा, ये मैंने बॉलर्स फास्ट बॉलर का इसलिए कहा कि फास्ट बॉलर ने आउट किए, और हसन अली ने अपने स्टेटमेंट में भी कहा कि मैं सारा क्रेडिट अपने बॉलिंग कोच अजहर महमूद को देता हूं। तो इससे बड़ी क्या बात हो जाएगी कि आपके करंट बॉलिंग कोच आपके साथ मौजूद हैं, इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ आपके ये साथ बात मौजूद। कहाँ जा रही है? इसका मतलब है कि जी टीम में जो मोहम्मद आमिर से बात शुरू हुई जी जी वो अब जी सराहियत कर रही मैं है इसलिए और हाँ जी प्लेयरों की तरफ भी कि भाई एग्जैक्टली मैं तो पहले ही कहता था कि जो काम करता है उसको कंटिन्यू करें, ना कि ऊपर से फोन करवा के या अप्रोच करवा के आप टीम में रहें। प्लीज आप कमेंट्री में ही ठीक हैं हमारे बॉलिंग कोच साहब, इसलिए मैं कह अजहर रहा हूँ। महमूद दोबारा वापस आएंगे? देखिए जी, वो तो बिजी हैं, वो तो पूरे साल के असाइनमेंट्स उनके पास, उनका स्केड्यूल उनके पास तैयार है मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। सॉरी, अभी वो T10 लीग में बिजी हैं, उसको इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी उनको एंगेज किया हुआ है, वो काफ़ी बिजी हैं। लेकिन तो मैं अगर यहाँ वो पे सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान को देखें जी, वो तो खिदमत देने आ हमेशा जाए? हमेशा वो कहते हैं कि जी मैं सारी सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान के लिए, और ये उनकी खूबसूरती भी है, उनके वो ब्रिटिश नेशनल हैं वो। लेकिन सबसे मुझे अच्छी चीज़ जो लगी है कि उनकी गैर मौजूदगी में मज़ा तब होता है, मुंह पे और मौजूदगी में सारे तारीफ़ करते हैं, लेकिन मुझे इस बड़े अरसे के बाद मज़ा आया किसी की गैर मौजूदगी में उसकी तारीफ़ हुई, और खुले अल्फाज में असली ने तारीफ़ की कि जी मैं आज जितनी मैंने परफॉर्म किया, जितनी मेरे पास बॉलिंग के गुर हैं, उसका सारा क्रेडिट मैं साहब का बॉलिंग कोच अजहर महमूद को अच्छा, देता हूँ। बाबर आजम कल काफी प्रेशर में लग रहे थे जी जब एक ही आउट था और जी जी दिन खत्म हुआ, और जी फिर जाके आपको लगता है कि उन्होंने अपना रिफ्रेश किया होगा खुद को और दोबारा से एक प्लान लिया होगा अपने कोचिंग स्टाफ के साथ जी या बैठ के अपने टीम मेंबर के साथ कि सुबह क्या करना है, किस तरह से जाना है? देखें जी, मैंने आपको अपने गुफ्तगू के आगाज़ में मैंने कहा था कि मैं क्रेडिट दे रहा हूँ कप्तान और वाइस कप्तान को, क्योंकि बाबर की पहली सीरीज़ थी, और 94 के बाद अब बाबर आजम को वो रिकॉर्ड मिला है कि किसी ने अपने डेब्यू जिसकी सीरीज़ और उसने पूरी सीरीज़ अपने पहली कप्तानी में जीती हो। सलीम मलिक लास्ट थे 94 में, और अब बाबर आजम के पास वो खिताब आ गया, वो टाइटल आ गया। वो बाबर आजम बिल्कुल ठीक, आपने कहा थोड़ा सा मुझे भी प्रेशर और थोड़ा पैनिक में भी नज़र आए थे, वो वॉशरूम में भी गए थे, शायद किसी बॉल अपने कोचिंग स्टाफ से मशवरा करने गए हों। लेकिन मैं क्रेडिट उनको इसलिए दिया कि उनकी खूबसूरती क्या थी कि उन पे कप्तानी का भी प्रेशर था, पहली सीरीज़ भी थी और होम सीरीज़ थी। जिस तरीके से उन्होंने टैकल किया, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग चेंज की, फील्ड प्लेसिंग की, और यहाँ पे मैं बिल्कुल तारीफ़ किए बगैर नहीं रहूँगा अपने फील्डर्स की, खास तौर पे इमरान बट और आबिद अली। हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम। जिस तरह स्लिप क्वार्टर में हमें इंग्लैंड की सीरीज़ से हमें मसले आ रहे थे, स्लिप में कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, बॉलर्स मेहनत कर रहे थे लेकिन आगे से फील्डर कैच नहीं पकड़ रहे थे, और आज बाबर ने अपने इंटरव्यू में खुले अल्फाज में कह दिया कि जी हमें जो स्लिप में हमें मसला और था स्लिप क्वार्टर में, वो आबिद अली ने और इसने इमरान बट ने आके वो खला पूरा कर दिया है। और मुझे उम्मीद है कि इन अल्फाज से मुझे ये उम्मीद है कि ये कंटिन्यू करेंगे आपको इसी क्या सीरीज लगता से। है कि सिर्फ कैचेस की वजह से ये दोनों प्लेयर कंटिन्यू करेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन। मैं आपसे चार पहले भी इनिंग्स में कहता अगर आप हूँ कुछ जी नहीं करते, 4 इनिंग्स से ज्यादा क्या मौका मिलना चाहिए? आप समझते हैं कि 4 इनिंग्स और मिले या कुछ 5-6 इनिंग्स में और मौका मिले, या नए लड़कों को आजमाया जाए? देखें जी, ये नए लड़के ही थे, इमरान बट भी नए थे, पर नुमान ये तो अली थे, भी मैं नए थे। जी जी और नए लड़कों की नहीं नहीं, बात, अभी और भी लाइन में लोग मैं बाकी इस हक हैं। में बिल्कुल नहीं, प्रॉपर खुला चांस देना चाहिए। मैं इस हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि टिपिकल बात दे के किसी को सैर लेकिन करा के वापस ले आते हैं, काशिफ काशिफ, भट्टी ये जैसे भी तो को। ज्यादती है ना कि जी अगर आप 3-4 मैचेस जी में जी 100 करते हैं और फिर 3-4-5 मैचेस में कुछ नहीं करते, तो आप टीम के साथ कंटिन्यू चलते हैं, तो ये ज्यादती नहीं है उन लोगों के साथ देख जो कंटिन्यू परफॉर्म करते हैं देखिए जी, डोमेस्टिक मुझे सीरीज में? मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मुझे बता दें किसने कंटिन्यू परफॉर्म किया है। शान मसूद फेल, जितने ओपनर में अगर इमामुल हक फेल, मुझे बताएं किसको आप कहना चाह रहे कंटिन्यू। इमरान मैं माजी उन्होंने की तरफ नहीं जा उन्होंने रहा, नहीं नहीं, मैं डोमेस्टिक की नए बात आने कर। वाले बच्चों की जी बात जी, कर रहा मैं हूँ। कह रहा हूँ कि अब नए को लेके आए तो उसको थोड़ा सा दें। कंट्रीब्यूशन आपकी होनी चाहिए जीत में, चाहे वो बॉलिंग में हो, बैटिंग में हो, फील्डिंग में हो, चाहे वो मुफीद मशवरा हो। तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन अपनी दी, बैट में नहीं कर सके, फील्डिंग में दे दी, जीत में अहम किरदार अदा किया दोनों ने, इस वजह से मैं उनको कह रहा हूँ। और दूसरा यहाँ पे मैं पॉइंट करता चलूँ कि अगर मैं दूसरी तरफ से देखूं, अगर पाकिस्तान का डोमेस्टिक फॉर्मेट बिल्कुल भी ये पुअर ना होता, ये नया स्ट्रक्चर जो लेके अगर ये ना होता, तो समी असलम मुल्क छोड़ के ना जाते, तो हम बात करने के काबिल होते कि ना अगर आपके ये ओपनर नहीं, एक और ओपनर जोड़ी फेल हो गई है तो आप समी असलम को कॉल कर लें। लेकिन वो तो मुल्क छोड़ के जा चुके लेकिन हैं, वही और उन्होंने अपने अल्फाज में कहा था कि मैं इस सिस्टम की वजह से, क्योंकि मेरा फ्यूचर सिक्योर नजर नहीं आ रहा, डिपार्टमेंट बंद है, रीजन बंद है, और मैं हल्का सा अनफिट हुआ तो मुझे नहीं पता मुझे स्टेट की टीम में रखेंगे नहीं, तो मैं अपना फ्यूचर सिक्योर करने जा रहे, मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। लेकिन जी काशिफ, बात मैंने कल भी अपनी एक स्टेटमेंट दी सोशल मीडिया पे, मैंने कहा कि
पाकिस्तान टीम जी जो 250 और 300 के ऊपर की टीम नहीं है, जी और आपने भी देखा होगा कि अगर 100 वो नहीं करते रिजवान जी जो जी नीचे से आके हुआ, तो टीम तो फिर 250 200 जी। इसके अंदर ही है। तो आपको जरा सी तगड़ी टीम मिलेगी तो आप क्या करेंगे? देखिए मतलब जी, आप मैंने आपकी वो पढ़ी थी, आपने बड़ा अच्छा, मैं बड़ी गहरी बात थी वो, फिर समझने वाले ही समझ सकते थे, बड़ी आपने बात की कि पाकिस्तान की ये, लेकिन वही बात आ जाती है कि ऑलराउंडर, जब तक आपके पास तगड़े दो ऑलराउंडर नहीं होंगे, आप 250 से 400 वाली हिंसा कभी अचीव नहीं कर सकेंगे। वही हुआ, फ़हीम अशरफ ने परफॉर्म किया और मोहम्मद रिजवान, दोनों ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर, विकेट कीपर ऑलराउंडर, तो आपका जो 250 का था वो यकीनन 350 को टच कर गया। अच्छा, रिजवान की तरफ आ जाते जी। हैं। लोगों ने बड़ी तनकीद की कि हाँ जी। रिजवान को क्यों खिलाया जा रहा है, जी जी रिजवान को क्यों खिलाया जा रहा है, नए लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा। अगर आपने जो साबिक हमारे विकेट जी कीपर थे जी जी। उन्हें फारिग किया, तो उसके बाद फिर इनकी जगह पे बैकअप पे कोई ऐसा बंदा ज़रूर होता कि जो आगे इस सिचुएशन को संभाल पाता। तो मेरा ख्याल है, आपको नहीं लगता कि अब जो है वो बिल्कुल ही बाय बाय का वक्त आ चुका है साबिक कप्तान का? देखिए जी, मैं एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जिस वजह से मुझे बाबर अच्छा लगता है क्योंकि बाबर को उस मुश्किल टाइम पे जब टीम में जगह नहीं बन रही थी बाबर की, उसको साबका कप्तान ने उस मौके पे खिलाया। और अब बाबर की खूबसूरती देखें, वो कितना तगड़ा डिसीजन ले रहा है कि उसको बाहर नहीं होने दे रहा। मैं साफ कहूँगा कि कोई सिलेक्टर का, कोच से किसी की उसको बैक हासिल नहीं है, सिर्फ बाबर की वजह से वो टीम में है, टीम में स्क्वाड में है कि चलो उसको कंटिन्यू करते जाएं। लेकिन उससे ये आप अंदाज़ा लगा लें कि उसके अपने अंदर कितनी डिसीजन पावर है साबका कप्तान के अंदर, कि वो ये कह नहीं रहा कि यार लेट मी गो बैक, मुझे डोमेस्टिक सीजन खेलने दें, मैं अपनी फॉर्म वापस लेके आऊँ, अपनी फिटनेस वापस लेके आऊँ, यहाँ पर तो मैं वेस्ट हो रहा हूँ। 5 दिन मेरे 5 दिन का टेस्ट मैच है, 3 दिन का गैप, फिर मैच, वही नहीं कि उसके तो एक एक दो महीने बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहा वो। तो मैं उसके अंदर कितनी डिसीजन पावर होगी कि पाकिस्तान को कप्तान रहा है, कि उसके अंदर डिसीजन पावर का यहाँ से मैंने अंदाजा लगाया कि उसके अंदर खुद होना चाहिए, यार मैं साबका कप्तान हूँ, मैंने कम बैक करना है, आगे PSL सर पे है, मैं परफॉर्मेंस की तरफ जाऊँ, अपनी फॉर्म बहाल करूँ। यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है मोहम्मद रिजवान के 2 साल ज़ाया किए गए। तो आपको क्या लगता है कि अब उन्हें या तो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेनी जी चाहिए और फोकस रखना चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर दोबारा से, ताकि वो जो PSL का एक उन्हें मौका मिला हुआ है कहीं वो भी ना खो दें वो? देखिए अगर जी, उन्होंने अगर मैंने तो समराइज कर दिया डिसीजन पावर। इट्स अप टू हिम नाउ टेक अ प्रॉपर राइट डिसीजन और राइट टाइम। थैंक यू वेरी मच, गो बैक एंड टेक जस्ट प्ले वन डे और T20, दैट्स इट। क्योंकि आपको पता है आपके अंदर कितना तप्पड़ है। क्या उन्हें अभी भी लगता है, कोई कोई कहे हुए है, किसी ने उन्हें इशारा दिया हुआ है कि भाई तू टीम के साथ रह, तुम आ सकते हो? जी क्या कौन सी ऐसी चीज है जो देखिए उन्हें जी, जुड़े रहने पर मैंने मजबूर कर खुला रही है? नाम लिया ये बाबर पाकिस्तान आजम। की क्रिकेट बोर्ड और नहीं पाकिस्तान की सियासत में जी कुछ जी, भी हो सकता है। नहीं मैंने तो पहले खुले अल्फाज में क्या, बाबर आजम की वजह से ही वो कंटिन्यू कर रहे हैं स्क्वाड में, कि उनके साथ आप देखें ना, आप टेक्निकल चीज़ देखा करें, आप कभी टीम की हाईलाइट्स देखें, ट्रेनिंग की, वहाँ पे पेयर बनते हैं, ट्रेनिंग के, बॉलिंग के, थ्रो डाउन्स के, यू ऑलवेज सी बोथ ऑफ देम टुगेदर। रूम पेयर भी तो नहीं होता नहीं है नहीं, ना? बोथ ऑफ ये सिंगल रहते हैं, लेकिन पेयर जब बनता है कैचिंग का, फील्डिंग का, ट्रेनिंग का, जिम का, ये दोनों इकट्ठे होते हैं, अच्छी बात है। लेकिन दिस इज द टाइम नाउ, अब आ गया कि अब तो उसके बाद टाइटल भी आ गया है, रोहिल नज़ीर के पास इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का उसको टाइटल मिला है, उसको लाइव अवार्ड मिला है टेस्ट मैच के बाद, उसको बुला के, वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, उनको घर से बुला के अवार्ड दिया गया है रिजवान को, कामरान गुलाम को भी। जी कामरान मान को बैट्समैन ऑफ द और डोमेस्टिक प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, रोहेल नज़ीर को इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिला है। तो मैं दिस इज टाइम नाउ कि रोहेल नज़ीर को कंटिन्यू किया जाए, ताकि उसको साथ रह के सीखने का मौका मिले और पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट होए। ठीक है। अच्छा, हमने भी बात की थी इमरान भट्ट और आबिद जी अली की। अब आबिद अली के ऊपर प्रेशर मजीद जी बिल्कुल। और डेवलप हो हाँ जी चुका हाँ है, जी और ये ना सिर्फ आबिद अली पर प्रेशर डेवलप हुआ है, बल्कि ये प्रेशर जो है वो सेलेक्टर्स के ऊपर भी डेवलप होना शुरू हो गया है। अब सेलेक्टर्स को भी सोचना पड़ रहा है जी कि कंटिन्यू कितना हम उस बंदे को खिलाएंगे जो मुसलसल पिछली 2 सीरीज में परफॉर्म नहीं कर रहा, और अगर आगे भी उसको सेलेक्ट किया जाता है तो सिर्फ ये रीज़न है कि वो कैचिंग अच्छी करता है। नहीं, यहाँ पे एक मैं आपको बात बताता चलूँ कि इसको रिपीट करने से बेहतर है मैं आपको बता दूं कि आबिद अली परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा। आबिद अली अपनी जो मेन चीज़ है उसको छोड़ रहा है। आबिद अली लंबा खेल रहा है, अपने नेचुरल स्ट्रोक नहीं खेल रहा, जो उसके इसी पिंडी में उसने सेंचुरी स्कोर की थी और इसी में वो स्ट्रगल कर रहा है। उसकी वजह क्या है, जहाँ मुझे आ रहा है कि उसके अंदर कोचिंग थोपी जा रही है, उसको गलत प्लान दिया जा रहा है और वो थोड़ा सा ट्रैक से डी ट्रैक हो रहा है। उसको सिर्फ अपने नेचुरल पे आने की ज़रूरत है, और इमरान भट्ट को ज़रूरत है कि वो जो चीज़ उसके अंदर है उसी को ही प्ले करे, ना कि कोई उसको पिच को देखे या बड़े नाम रबाडा को देखे। उसके थोड़ा सा उसने लैक किया कि वो न्यू कमर था। आबिद अली ने अपना आप छोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो स्ट्रगल कर रहा है। अच्छा, अब मुझे एक जी और क्वेश्चन मार्क जो मुझे मेरे दिमाग में आ रहा है कि वो आपसे पूछना चाहता हूँ। स्पिनिंग जो डिपार्टमेंट है, जी हमने मोस्ट एजेड
स्पिनिंग हमारे पाकिस्तान में अगर तारीख में देखा जाए तो मुझे अभी तक मैंने ये देखा है जी जी कि इतने ज्यादा एज के हम स्पिनर्स को खिला रहे हैं। यासर शाह की एज जी भी काफी हो चुकी है, नुमान अली आए लेट, जी एक इनिंग में परफॉर्म किया, उसके बाद यासर की एक इनिंग में परफॉर्मेंस है। जी इस मैच में उन्हें परफॉर्म करना चाहिए था। अगर साउथ अफ्रीकन स्पिनर परफॉर्म कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब है कि हम भूल जाएं कि ये लोग अगर आउट ऑफ कंट्री सीरीज खेलते हैं तो इन लोगों से परफॉर्मेंस ले सकते हैं। मतलब देखिए जी, कहाँ स्टैंड करते हैं? मैं अगर यार आपका यहाँ नहीं परफॉर्म कर रहे तो बाहर कैसे करेंगे? मैं आपका क्वेश्चन बिल्कुल समझ गया। आपने बड़ी टेक्निकल बात की है। जासिर शाह और नुमान ने पिछले टेस्ट मैच में परफॉर्म किया, इस मैच में इसलिए परफॉर्म नहीं कर पाया कि उन्होंने इस पे होमवर्क कर लिया था साउथ अफ्रीकन बैट्समैनों ने। वो इनको वो किसी और मोड में खेले, फास्ट पर उनको खेल लेंगे, उनको विकेटें दे दी। ये सब टीम वर्क होता है। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ कि नुमान और यासिर ने बहुत ही उम्दा बॉलिंग की है, मैं आपको बता दूं। और इसका क्रेडिट डेफिनेट मैं कहूँगा, जैसे मैंने पहले शुरू ही कहा था, बाबर आजम को जाता है। जहां उसने देखा कि उन स्पिनर्स को अटैक करना शुरू कर दिया, बॉलिंग चेंज, थोड़ा सा फील्ड थोड़ा चेंज, उसने फटाफट एक स्वीपर बाउंड्री पे ले लिया, साथ एक सीरी पॉइंट भी ले ली। एक बड़ी खूबसूरत कप्तानी मुझे देखने लेकिन को लाइन मिली। आपने आपने इस आखिरी इनिंग में देखा होगा कि जी जी दोनों स्पिनर्स की लाइन जो थी वो लाइन नहीं थी। जी वो हमेशा वो विकेटों के दरमियान बॉल कर रहे थे और आगे कर रहे थे। जैसे वो बॉल आगे करते थे उठा के बाहर फेंक देते, क्योंकि जी जी फील्डिंग सारी ऊपर थी। ऐसे ही है। वो दूर करने से डर रहे थे बॉल। रीजन क्या थी कि दूर क्यों नहीं कर रहे थे? क्या विकेट के ऊपर पैचेस नहीं बने हुए थे जहां या पैचेस पे बॉल पड़ नहीं रहा था उनसे? नहीं, मेरा ख्याल है कि मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका ने हैवी रोलर ले लिया हुआ था। ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं, डे बाय डे पिच का बिहेवियर भी चेंज होता है। और लेकिन हैवी रोलर का हाँ फायदा जी, तो फिर नहीं फास्ट मेरा बॉलर्स को हो गया। हाँ, तो देखे ना, रिवर्स स्विंग तगड़ा हो गया ना आपका। यही तो मैंने अपने गुफ्तगू का आगाज़ ही किया था, कप्तान और तो वाइस निप अच्छा कप्तान। मिला उन्हें। एग्जैक्टली पहली इनिंग में अगर देखे तो निप इतना अच्छा नहीं जी, था। आप उसका अंदाजा लगा लेंगे। फ़हीम अशरफ ने अपना पहला ओवर किया, आज आगाज़ किया, तो पहले ओवर में उनको रिवर्स स्विंग मिला। और आप उससे अंदाजा लगाएं हमारे कितने स्मार्ट कोचिंग पैनल है, पिछले सीरीज में नजर ही नहीं आते। जब उन्होंने आउट करना शुरू किया, चेयर लगा के रस्से के पास आ जाते हैं बॉलिंग कोच। ये आप चीज़ें नोट करने वाली चीज़ें होती है ना, कि अब फ़हीम अशरफ की थोड़ी पेस है। उसके बाद मैंने जैसे इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने कहा था कि शाहीन शाह अफरीदी की मुझे पेस नज़र नहीं, वो मिसिंग है। तो अब शाहीन शाह अफरीदी की पेस बड़ी, उसका चर्चा हुआ, 140 से 45 पर जंप किया, कल उसने 154-55 को टच किया। वो इतनी पेस से बॉल करेगा तो विकेटें हासिल करेगा, और वही हुआ। उसने पेस शो की, कमर लगाई, जान मारी और विकेटें हासिल की। ठीक है जी लेकिन इस सीरीज से हमने आपको लगता है कि बहुत कुछ सीखा होगा कि हम मैचेस तो जीत गए जी क्योंकि टीम उस तरह से तकड़ी नहीं थी। हाँ जी लेकिन जब यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर बांग्लादेश की टीम भी इन कंडीशन में खेलने आएगी जी जी तो आपको इतनी आसानी से मैचेस नहीं देगी। बड़ी खूबसूरत वो बात आपने आपको की, बड़ी श्रीलंकन इतनी आसानी से मैचेस नहीं देंगे वो। काबिल तारीफ बात है, क्योंकि आप खुद क्रिकेटर हैं, क्रिकेटिंग नॉलेज आपको है। वाकई यहाँ पे कोई भी टीम आएगी, अब यहाँ पे आपको मैं बताऊं, अब जब टीम मीटिंग होएगी, अजहर अली, बाबर आजम, आबद अली और फवाद आलम, ये चारों तगड़े होकर हेड कोच को और मैनेजमेंट कहेंगे जी असी भी खेलना आए हैं। ये पिच कैसी पिच आपने बना दी, कोई बात है करने वाली? घर से बुला के क्रिकेटर आप अपनी मर्जी की पिच बना लेते हैं। हमने भी रन्स करने हैं, हमारा फ्यूचर भी सिक्योर है, हमने पाकिस्तान का नाम करना है, अपना नाम करना है। ये चारों प्लेयर अब तगड़े होके जरूर अपना दिखाएंगे जी कि आगे से ऐसी पिच नहीं बनानी। मैच तो हम सीरीज जीत गए, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन आगे से प्लीज सपोर्टिंग ट्रैक बनाएं ताकि देखने वाले को, खेलने वाले को, सबको मजा आए। क्योंकि आपको पता है कि जो बांग्लादेश और श्रीलंका के जो स्पिनर्स हैं जी वो बहुत एक्सपीरियंस स्पिनर होते ऐसे हैं, ही है। पता होता है कि पैच कहाँ है, स्पिन कहाँ से करना है, ऐसे ही ब्रेक कहाँ है। से करना है। हाँ जी हाँ और जी, फिर उनके बैट्समैन भी इतने अवेयर होते हैं कि स्पिनिंग ट्रैक्स को कैसे खेलना है ऐसे ही और है। फास्ट बॉलिंग ट्रैक्स को बिल्कुल, कैसे खेलना है। बड़ी तो बड़ी फिर बेहतरीन तो बात हमें की। हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रगल कर जी, हमें फिर बिल्कुल। मतलब अगर फवाद आलम को निकाल दें, अजहर को निकाल दें, तो फिर हमारा मिडिल ऑर्डर संभालेगा कौन? बाबर भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे जिस तरह से परफॉर्म करना चाहिए, स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जब आपका माइंड डाइवर्ट होता है, आपको कोचिंग, आपको कप्तानी भी करनी है, आपको टीम प्रेशर भी देखना है और अपनी परफॉर्मेंस भी देखनी है, तो फिर मिडिल ऑर्डर में तो बैकअप पे क्या है आपके पास? यही था, इसीलिए मैंने कहना इस नहीं, कॉम्बिनेशन बैकअप पे क्यों नहीं है हमारे पास? हमारा जो बैटिंग कोच है जी जी वो क्या सोच रहा है बैठकर? देखें जी, अगर मैंने तो पहले बात आपसे की कि कम्बिनेशन तोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा प्लान चेंज करने की ज़रूरत है, और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि होम सीरीज़ का फ़ायदा तभी होएगा जब आप थोड़ा सा सपोर्टिंग ट्रैक बनाएंगे ताकि सारे कंफर्टेबल फील करें। कुछ प्लेयर तो ऐसे होते हैं, अभी तो फिर भी अवेयरनेस आ गई तगड़े, पहले तो ऐसी पिच दे के आधे प्लेयर तो बाहर ही आउट हो जाते थे
कोई यार पिच ऐसा है वो तो आती पहली दूसरी बॉल पे आउट हो जाता है। अब वो टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया, अवेयरनेस आ गई है, लेकिन अब इस पे सोचने की ज़रूर सोचने बाकी काबिल गौर बात है कि अगली कोई होम सीरीज़ होए, इंग्लैंड जहाँ पे आनी है, वेस्ट इंडीज़ यहाँ पे आनी है, तो ऐसी पिच देखने को ना मिले, सपोर्टिंग ट्रैक मिले, ताकि बॉलर्स को भी बॉलिंग का मजा है, बैट्समैन के बल्ले में बॉल आए, स्ट्रगल ना करते नजर आए। अच्छा, T20 सीरीज होने जा रही है। T20 सीरीज 11 तारीख से स्टार्ट हो रही है और जिस तरह से टीम का सिलेक्शन हुआ है, जी जिस तरह साउथ अफ्रीकन टीम है उसी तरह पाकिस्तानी टीम भी न्यू लड़के हैं। और हाँ जी, बिल्कुल, अभी नए इत्तलात चेहरे ये आ रही है कि शायद ये जो सीनियर्स हैं ये अब रुक जाएंगे। अब ये उस तरह से टीम के साथ जिस तरह वापस जाना था ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए, ऑस्ट्रेलियन सीरीज तो मनसूख हो गई, जी। तो आपको लगता है कि वो प्लेयर रुकेंगे और T20 जो सीरीज थी वो तगड़ी होगी, रिप्लेसमेंट होगी? मेरा नहीं ख्याल कि कुछ रुकेंगे। मेरा एक अगर मेरा अपना मैं अपनी ख्यालात का इजहार करूं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो रुकेंगे। जो टीम उनकी यहाँ पे आगे जो बाय बबल में है वो कंटिन्यू करेगी। ये भी तो ऑलरेडी बॉय बबल में ही है नहीं ना, नहीं ये भी तो उससे सिक्योर क्योंकि एरिया में एक खेल होता है डेकोरम होता है मेरे ख्याल से, तो मैं मेरे ख्याल से कि यही कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि देखिए बाबर जो आजम टीम आ और चुकी है इस हमारी टीम में से भी तो बहुत सारे प्लेयर आने हैं ना इस टीम के जी अंदर, जी फहीम जी अशरफ, बाबर क्योंकि टीम आजम, अनाउंस हो रिजवान, चुकी है, ये सारे वो टीम अनाउंस हो चुकी है, प्रैक्टिस ऑलरेडी जारी है। आज दोनों का टारगेट मैच भी ठीक था। है। और पाकिस्तान की तरफ से मैं आपको बताता चलूं कि हैदर अली और खुशदिल शाह आप दोनों पे होएगा कि आप दोनों ने मैच विनर बनना है, मैच मेकर नहीं बना। अपना 30-35 किया, 40-50 किया तो आउट नहीं। हैदर अली और खुशदिल शाह यू हैव टू परफॉर्म लाइक अ विनर। ठीक है। नाज़रीन, आज का हमारा ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पसीर हुआ। पाकिस्तान ने एक बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की और अब T20 सीरीज़ होने जा रही है। देखेंगे T20 सीरीज़ में किस तरह से टीम परफॉर्म करती है और इस पूरे जो टूर है उसको हम समराइज़ करेंगे उस सीरीज़ के बाद। लेकिन हमारे प्रोग्राम फिर भी जारी रहेंगे। इस वीक में हम मुख्तलिफ टॉपिक्स में बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।